क्रॉप इम्प्रूवमेंट का नेक्स्ट लेक्चर है मूंगफली फसल उन्नयन, या इसको इंग्लिश में बोल देते हैं ग्राउंडनट क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन या परिचय की बात करें तो इसका सामान्य नाम या कॉमन नेम क्या है अभी? मूंगफली, या इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? ग्राउंडनट। बॉटनिकल नेम आपसे पूछा जा सकता है, इसका वनस्पतिक नाम क्या है? अरेकिस हाइपोजिया। ठीक है, इसकी और भी कई जातियां हैं, वो अपने आगे पढ़ेंगे। इसकी फैमिली आपसे पूछी जा सकती है, तो इसकी फैमिली कौन सी हो जाएगी भी? लेग्यूमिनोसी, या इसको बोल देते हैं फैबेसी। ठीक है, दोनों में से कोई भी नाम दिया जा सकता है। अब ये जो लेग्यूमिनेसी या फैबेसी कुल है, इसको फिर आगे 3 सब फैमिलीज़ के अंदर या उपकुलों के अंदर विभाजित किया गया है। ठीक है, तो जो मूंगफली है या ग्राउंडनट है, इसका उपकुल या सब फैमिली कौन सी हो जाएगी? पैपिलियोनेसी। ठीक है, चलिए अब इसका सेंटर ऑफ रीजन या उत्पत्ति केंद्र की बात करें तो ये है अभी सेंट्रल ब्राज़ील, या इसको केंद्रीय ब्राज़ील भी बोल देते हैं। ये कहाँ पर है? साउथ अमेरिका के अंदर। ठीक है, अब ये माना जाता है कि जो कृष्य जाति है, ठीक है, कृषि जाति कौन सी है अभी? अरेकिस हाइपोजिया है। तो अरेकिस हाइपोजिया जो है, इसकी उत्पत्ति कौन सी जंगली जाति से हुई है? अरेकिस मॉन्टिकल से हुई है। ये एरो का जो निशान है वो उल्टा लगा हुआ है। इस अरेकिस हाइपोजिया राइट साइड आना था और अरेकिस मॉन्टिकल जो है वो लेफ्ट साइड आएगा। ठीक है, तो अरेकिस मॉन्टिकल जो है ये इसकी जंगली जाति है। ये कैसी होती है? टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित जाति है। ठीक है, और इस जाति से ही ऐसा माना जाता है कि जो अरेकिस हाइपोजिया है, यानी जो कृष्य जाति है या कल्टीवेटेड स्पीसीज है, जो कैसी होती है? टेट्राप्लॉइड होती है, इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति या ओरिजिन के बारे में ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद इसकी जातियों की बात कर लेते हैं और साथ में गुणसूत्र संख्या। ठीक है, स्पीसीज एंड क्रोमोसोम नंबर्स। तो इसमें 3 जातियां ऐसी हैं जो कल्टीवेटेड हैं या कृष्य हैं। ये कौन कौन सी हैं अभी? अरेकिस हाइपोजिया, अरेकिस ग्लैब्रेटा और अरेकिस रेपेंस। तो ये 3 स्पीसीज या जातियां ऐसी हैं जो कैसी हैं अभी? कल्टीवेटेड या कृष्य हैं। इनमें से जो अरेकिस हाइपोजिया है, इसका सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन या इसकी कृषि की जाती है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर्स की बात करें तो अरेकिस हाइपोजिया एंड अरेकिस ग्लैब्रेटा, इन दोनों के अंदर कितने होते हैं? 40 क्रोमोसोम्स होते हैं, 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 2n इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 40। ठीक है, इसका मतलब ये क्या है अभी? टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित स्पीसीज है या जाति है। ठीक है, अरेकिस रेपेंस की बात करें तो ये डिप्लॉइड होती है। ठीक है, 2n इज इक्वल टू 2x। कितने क्रोमोसोम्स हैं? 20 या 20 गुणसूत्र हैं। इसके बाद जो 3 जातियां बची हुई हैं, जिसके अंदर आती हैं अरेकिस मॉन्टिकल, अरेकिस बिल्लोसा और अरेकिस बेटिजोकाई। ठीक है, तो ये 3 जातियां ऐसी हैं जो कैसी होती हैं? इसकी वाइल्ड या जंगली होती हैं। तो इनके नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। अरेकिस मॉन्टिकल का नाम मैंने अभी आपको बताया। अरेकिस मॉन्टिकल से ही अरेकिस हाइपोजिया की उत्पत्ति हुई है या ओरिजिन हुआ है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें से जो अरेकिस मॉन्टिकल है, ये क्या है? टेट्राप्लॉइड या चतुर्गुणित जाति है, जिसमें 40 या 40 क्रोमोसोम्स होते हैं। जबकि अरेकिस विल्लोसा एंड अरेकिस बेटिजोकाई जो है, ये डिप्लॉइड हैं, यानी कि द्विगुणित जातियां हैं, और इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 20-20 गुणसूत्र या 20-20 जो क्रोमोसोम्स हैं वो इनमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो ये है अभी जातियां व गुणसूत्र संख्या या स्पीसीज एंड क्रोमोसोम नंबर्स। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसकी फ्लोरल बायोलॉजी की या पुष्पीय बायोलॉजी की। तो ग्राउंडनट या मूंगफली के अंदर किस तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है या पुष्पक्रम होता है? तो उसके अंदर बोलते हैं इसको साइमोस पुष्पक्रम या साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। ठीक है, और साइमोस के अंदर भी जो फ्लावर है, ठीक है, या पुष्प है, ये कैसा होता है अभी? एकल कक्षस्थ पुष्प। ठीक है, सॉलिटरी एक्सिलरी फ्लावर होता है, जो कहाँ पर उपस्थित होता है? पर्ण के कक्ष में। ठीक है, जो लीफ है उसके एक्सिस से जो सिंगल फ्लावर है या एकल पुष्प है, ये विकसित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसको अपने डायग्राम से देखेंगे आगे। अब ये जो फ्लावर्स हैं, ये ज़्यादातर कहाँ पर डेवलप होते हैं? ये होते हैं प्लांट के आधार भाग में। ठीक है, यानी जो पौधा है या प्लांट है, उसका ऐसा भाग जो ज़मीन के ज़्यादा नज़दीक होता है ना, लैंड के ज़्यादा क्लोज होता है, वहाँ पर ये फ्लावर्स या पुष्प उपस्थित होते हैं, है ना, विकसित होते हैं। कहाँ से विकसित होते हैं? पत्तियों के कक्ष से, यानी कि लीव्स के एक्सिस से ये डेवलप होते हैं। लेकिन ज़मीन के पास या लैंड के ये क्लोज होते हैं। ठीक है, क्यों क्लोज होते हैं इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे।
तो फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है इसके अंदर। तो ये डायग्राम आप लोग देख सकते हो, ये इसका स्टेम है या मेन तना है, और इसके ऊपर जो लीव्स हैं या पत्तियां हैं ये कैसी होती हैं अभी, पिन्नेटली कंपाउंड होती हैं, ठीक है, या संयुक्त पत्तियां होती हैं। तो इसके अंदर क्या उपस्थित होगा, पर्णक या लीफलेट्स उपस्थित होंगे, तो ये इसकी लीफ या पर्ण हो जाएगी। और इसके कक्ष से, ठीक है, या इसके एक्सिस से जो फ्लावर है या पुष्प है वो एकल रूप से या सिंगल फ्लावर जो है हम लोग कह सकते हैं डेवलप होता है, ठीक है। तो ये है भी इसका फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद फिर अपने कंटिन्यू करते हैं इसको आगे। इसके फ्लावर की बात करते हैं। इसका जो फ्लावर है वो किस तरह का होता है। इसका फ्लावर होता है अभी बाइसेक्सुअल या द्विलिंगी। इसका मतलब जो मेल एंड फीमेल पार्ट है, ठीक है, यानी पुंकेसर और स्त्री केसर जो हैं, यानी स्टामेंस एंड कार्पेल्स जो हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर या एक ही पुष्प के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्लावर या पुष्प कैसा है अभी, वृंतीय है यानी पेडिसिलेट है, ठीक है। स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है या वृंतनुमा संरचना पुष्प में उपस्थित होती है। और साथ में ये क्या है अभी, एक व्यास सममित है यानी कि जाइगोमॉर्फिक है, ठीक है। इसका मतलब क्या है अभी, जो फ्लावर है उसको केवल एक ही काट के द्वारा, है ना, केवल एक ही तल ऐसा होगा, केवल एक ही एक्सेस ऐसा होगा जहाँ से हम उस फ्लावर को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर या दो बराबर भागों के अंदर विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की जो सममिति है वो क्या कहलाती है, एक व्यास सममिति, है ना। इस तरह की जो सिमेट्री है वो क्या कहलाती है, जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फ्लावर के बारे में। अब फ्लावर के अंदर जो पार्ट्स होते हैं या जो पुष्पीय भाग होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं अभी। इसके अंदर बाह्य दल या इसको क्या बोल देते हैं, सेपल्स। तो सेपल्स जो हैं वो कैसे होते हैं अभी, हरे रंग के होते हैं या ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। और ये सेपल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं यानी कि संयुक्त बाह्य दल, यानी कि जो सेपल्स हैं वो कैसे होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ठीक है। और हरे रंग के होते हैं और 5 होते हैं संख्या के अंदर, ठीक है। इनका नंबर भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए उसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग दलों की, या इनको बोल देते हैं पेटल्स। तो पेटल्स का कलर क्या होता है या रंग क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये नारंगी पीले रंग के होते हैं, ठीक है। मूंगफली का पौधा आपने देखा होगा, है ना, ग्राउंडनट का जो प्लांट है वो देखा होगा, उसके ऊपर फ्लावर्स जो हैं वो किस कलर के होते हैं, नारंगी पीले रंग के होते हैं। तो वो जो नारंगी पीला या इसको बोल देते हैं ऑरेंजिश येलो कलर है, ये किसकी वजह से होता है, इसके पेटल्स की वजह से होता है, ठीक है, इसके दलों की वजह से होता है। अब ये जो 5 दल हैं या 5 पेटल्स हैं ये ध्वजीय दल विन्यास में पाए जाते हैं। इसको बोल देते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन। और वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या चीज़ होती है, जो दल हैं या पेटल्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इनके नाम आपको पता होने चाहिए। तो 3 टाइप के पेटल्स हैं। सबसे पहला जो है वो कौन सा होगा अभी, ध्वज। इसको हिंदी में ध्वज बोल देते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वैक्सिलम या स्टैंडर्ड, ठीक है। ये सबसे बड़ा होता है, जो ध्वज है वो सबसे बड़ा होता है, लार्ज साइज का होता है, और संख्या में कितना होता है, ये सिर्फ एक होता है, ठीक है, सिंगल होता है। उसके बाद लेटरल पोजीशन में या साइडों के अंदर, साइड्स में क्या रहता है, दूसरे टाइप के जो पेटल्स हैं या दल रहते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, पक्ष, या इनको क्या बोल देते हैं, विंग इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो पक्ष या विंग कितने होते हैं अभी, 2 होते हैं, ठीक है। नंबर्स के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं। तीसरे टाइप के जो पेटल्स हैं या दल हैं वो क्या कहलाते हैं अभी, नौतल या कील, है ना। नौतल बोलते हैं हिंदी के अंदर, इंग्लिश में क्या बोल देंगे इसको, कील बोल सकते हैं या कैरिना बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसकी खास बात क्या होती है अभी, जो पुंकेसर हैं, है ना, पुंकेसर और स्त्री केसर यानी कि स्टामेंस एंड कार्पेल्स जो हैं वो इन्हीं 2 दलों के अंदर, इन्हीं 2 पेटल्स के अंदर एनक्लोज्ड रहते हैं या बंद रहते हैं, ठीक है। इस वजह से इनके अंदर हमेशा क्या होता है अभी, स्व परागण होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ठीक है। और इस प्रकार का जो परागण है वो क्या कहलाता है, निमिलित परागण, या इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, क्लिस्टोगैमी, ठीक है। तो क्लिस्टोगैमी का पाया जाना जो लेग्यूमिनेसी कुल है ना, या फैबेसी कुल जो है उसका लाक्षणिक गुण है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब इसको डायग्राम से देखते हैं भाई, ठीक है। आपने फ्लावर देखा होगा, जैसे मटर का पुष्प देखा होगा तो वो भी इसी तरह का होता है, मूंगफली का जो पुष्प है वो भी इसी तरह का होता है,
ठीक है, जैसे चना है या उसको बोल देते हो आप लोग ग्राम, उसका फ्लावर जो है वो भी इसी तरह का होता है। ठीक है, तो पेपिलियोनेसी जो उपकुल है उसका नाम पेपिलियोनेसी क्यों रखा गया? क्योंकि इसका जो फ्लावर है वो किस शेप का होता है? अभी पेपिलियोनेसियस होता है। पेपिलियोनेसिस को क्या बोल देते हैं हम लोग? तितली नुमा। ठीक है, इसके जो पेटल्स हैं या दल हैं ये तितली नुमा या पेपिलियोनेसियस होते हैं, इसके जो पेटल्स हैं, इसीलिए इस उपकुल का जो नाम है वो क्या पड़ गया? पेपिलियोनेसी। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो दल है वो क्या कहलाता है? ध्वज या वैक्सिलम कहलाता है। तो ये संख्या में कितना होता है? एक होता है, तो ये हो जाएगा वैक्सिलम या ध्वज। दो दल जो हैं वो पार्श्व में या लेटरल साइड में स्थित होते हैं, इनको बोल देते हैं पक्ष या विंग। तो ये दो पक्ष हो जाएंगे या विंग हो जाएंगे। और सबसे नीचे की तरफ क्या होता है? अभी दो सबसे छोटे दल होते हैं, है ना, सबसे शॉर्ट पेटल्स होते हैं, इनको क्या बोल देते हैं? अभी कील या कैरिना, है ना, कील और कैरिना भी बोल सकते हैं, या कील या नौतल भी बोल देते हैं इसको। तो ये संख्या में दो होते हैं, तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और इनके अंदर पुंकेसर व स्त्रीकेसर यानी स्टामेंस एंड कार्पल्स जो हैं वो एनक्लोज रहते हैं या बंद रहते हैं, इसीलिए इनमें हमेशा क्या होता है? अभी स्वपरागण होता है। ठीक है, तो ये हैं पेपिलियोनेसियस पेटल्स या तितली नुमा दल, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद इसके पुंकेसरों की बात कर लेते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मूंगफली या ग्राउंडनट जो है उसमें कितने पुंकेसर होते हैं? तो टोटल 10 पुंकेसर होते हैं, लेकिन खास बात क्या है? पुंकेसर द्विसंगी होते हैं, है ना, इसको बोलते हैं डाई अडेल्फस स्टामेंस। इसमें क्या होता है? जो पुंकेसर हैं वो दो ग्रुप बनाते हैं या दो समूह बनाते हैं। ठीक है, जो एक ग्रुप या समूह है उसके अंदर कितने पुंकेसर होते हैं या स्टामेंस होते हैं? 9 या 9 पुंकेसर होते हैं। और दूसरा जो समूह है या ग्रुप है उसके अंदर कितने होते हैं? अभी सिर्फ एक पुंकेसर होता है। तो दो ग्रुप बन गए या दो समूह बन गए, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? द्विसंगी पुंकेसर या डाई अडेल्फस स्टामेंस। ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे 9 स्टामेंस जो हैं या 9 पुंकेसर जो हैं, ठीक है, वो तो एक क्लस्टर बना रहे हैं, इसको स्टैमिनल क्लस्टर बोल देते हैं या पुंकेसरी संघ बोल देते हैं। तो इसके अंदर टोटल कितने स्टामेंस हैं? 9। और दूसरा एकल पुंकेसर है या सिंगल स्टामेन है। ठीक है, तो 9 तो ये है, एक ये है, टोटल कितने हो गए? 10। तो इस तरह की जो संरचना है वो हमें देखने को मिलती है किसके अंदर? मूंगफली के फ्लावर के अंदर या ग्राउंडनट के फ्लावर में। ठीक है, तो द्विसंगी पुंकेसर या डाइएडल्फस स्टेमन्स का पाया जाना जो पेपिलियोनेसी उपकुल है ना, या पेपिलियोनेसी सब फैमिली जो है उसका लाक्षणिक गुण है या करेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद गैनोशियम या स्त्रीकेसर की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कार्पेल्स या अंडप कितने होते हैं? अभी एक अंडप होता है। हर एक अंडप के अंदर कितने बीजांड होते हैं या कितने ओव्यूल्स होते हैं? तो कितने होते हैं? अभी 2 से 3। जैसे आपने मूंगफली खाई होगी तो उसका जो फ्रूट होता है या उसका जो फल होता है उसके अंदर से कितने बीज निकलते हैं? 2 या 3 बीज निकलते हैं, क्योंकि उसके फ्लावर के अंदर, है ना, जो अंडप उपस्थित है उसमें कितने बीजांड हैं? 2 से 3 ओव्यूल्स या बीजांड उपस्थित है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये जो बीजांड हैं या ओव्यूल्स हैं ये किस प्रकार के प्लासेंटेशन में या किस प्रकार का इनमें बीजांड न्यास पाया जाता है? तो ये होते हैं सीमांत बीजांड न्यास, या इसको इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? मार्जिनल प्लासेंटेशन। ठीक है, मार्जिनल प्लासेंटेशन या सीमांत बीजांड न्यास जो है इसको बोल देते हैं। चलिए, इसका फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। अभी सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा इसका मात्र अक्ष, या इसको बोल देते हैं मदर एक्सेस। ठीक है, मात्र अक्ष या मदर एक्सेस क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ऐसा अक्ष या एक्सेस जिस पर फ्लावर या पुष्प लगा रहता है क्या कहलाता है? मात्र अक्ष या मदर एक्सेस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अभी इसमें जो पर्ण है या जो फ्लावर है, फ्लावर की बात करते हैं, जो पुष्प है उसके बिल्कुल एक्सिस में एक पर्ण या लीफ उपस्थित होती है। इस लीफ को क्या बोल देते हैं हम लोग? ब्रैक्ट या सहपत्र बोल देते हैं। ठीक है, और सबसे बाहर की तरफ क्या होता है? अभी हरे रंग के, ग्रीन कलर के सेपल्स या बाह्यदल उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं? ये टोटल 5 होते हैं। ठीक है, तो ये सेपल्स हो जाएंगे, बाह्यदल हो जाएंगे। बाह्यदलों के बाहर की तरफ 2 संरचनाएं और उपस्थित होती हैं जिनको बोल देते हैं ब्रैक्टियोल्स या सहपत्रिका। ठीक है, तो ये भी खास बात है इनकी। अब बाह्यदल या जो सेपल्स हैं
ये 5 हैं और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हो एक दूसरे से क्या है, ये जॉइंट हैं या जुड़े हुए हैं, संयुक्त हैं। बाह्य दलों के अंदर की तरफ क्या होता है अभी, दल होते हैं यानी कि पेटल्स होते हैं। तो पेटल्स मैंने आपको बताया 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पे। एक तो सबसे बड़ा हो जाएगा ध्वज या वैक्सिलम, तो ये सबसे ऊपर की तरफ आपको दिख रहा होगा। उसके बाद साइड्स में या लेटरल साइड्स में होता है पक्ष या विंग, तो ये पिंक कलर के आपको दिख रहे होंगे, 2 विंग्स हैं। और सबसे नीचे की तरफ क्या होता है अभी, नोतल या कील बोल देते हैं इसको। तो ये तीसरे टाइप के दल या पेटल्स हैं। और इन्हीं कील के अंदर, इन्हीं कील्स के अंदर या नोतलों के अंदर क्या होता है, जो स्टामेंस एंड कार्पेल्स हैं, ठीक है, पुंकेसर और स्त्री केसर जो इनके अंदर बंद रहते हैं, इसीलिए इनमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन या स्वपरागण होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद फिर बिल्कुल सेंटर में आप लोग देख सकते हो, सेंटर के अंदर क्या है अभी, अंडप है इसका या कार्पेल है, और इसमें एक बीजांड दिख रहा होगा आपको, है ना। बीजांड की संख्या, जैसे हम लोग फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं तो हम लोग सिर्फ एक ही बीजांड जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं, है ना, केवल एक ही ओव्यूल शो कर सकते हैं। तो ये कहाँ पे लगा हुआ है, देखो अंडप के बिल्कुल मार्जिन पर लगा हुआ है या बिल्कुल सीमा पर लगा हुआ है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, सीमांत बीजांडन्यास या मार्जिनल प्लासेंटेशन। ठीक है, तो ये कार्पेल है, एक कार्पेल या एक अंडप है इसके अंदर। अब स्टामेंस या पुंकेसर की बात कर लेते हैं, तो ये आपको एक सिंगल या एकल पुंकेसर दिख रहा होगा या स्टामेन दिख रहा होगा। ठीक है, और बाकी के जो 9 हैं, ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये जो पुंकेसर्स हैं या स्टामेंस हैं, ये 2 वर्ल्ड्स के अंदर होते हैं या 2 चक्रों के अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, अंदर वाले चक्र के अंदर कितने पुंकेसर हैं अभी, 5 पुंकेसर हैं, टोटल 5 स्टामेंस हैं इंटरनल वर्ल्ड के अंदर। और सबसे बाहर की तरफ का जो वर्ल्ड है उसमें भी कितने हैं, 5 पुंकेसर हैं या 5 स्टामेंस हैं। ठीक है, अब जो बाहर वाला चक्र है उसका एक स्टामेन या पुंकेसर कैसा रहता है, स्वतंत्र रहता है या फ्री रहता है। ठीक है, बाहरी चक्र के या आउटर वर्ल्ड के 4 स्टामेन्स, 1, 2, 3 और 4, और जो इंटरनल वर्ल्ड है या आंतरिक चक्र है, इसके पांचों के पांचों जो स्टामेन्स हैं वो आपस में जुड़कर, ठीक है, एक क्या बनाते हैं, स्टेमिनल ट्यूब बनाते हैं या पुंकेसरी नाल बनाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक समूह बनाएंगे, ये 9 जो पुंकेसर हैं, और दूसरा जो पुंकेसर है ये अकेला रह जाएगा। ठीक है, तो 9+1 डाइडल्फस या द्विसंगी जो पुंकेसर हैं वो इसकी खास बात है। तो ये है भी फ्लोरल डायग्राम इसका या पुष्प चित्र। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो क्या है अभी, परागण या पॉलिनेशन। तो परागण की अगर अपने बात करें तो जो मूंगफली का पौधा है ना, या जो ग्राउंडनट का प्लांट है, इसमें क्या होता है अभी, स्वपरागण होता है या सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ठीक है, तो ये क्या है अभी, स्वपरागित फसल है या सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है। ठीक है, अब जो मूंगफली के पुष्प हैं यानी कि जो ग्राउंडनट के फ्लावर्स हैं, उनमें क्या होता है, निम्नलिखित परागण होता है, ये मैंने अभी आपको बताया था, या क्लिस्टोगैमी इनमें पाई जाती है। ठीक है, और क्लिस्टोगैमी का मतलब क्या है, जो पुंकेसर व स्त्रीकेसर हैं यानी स्टामेन्स एंड कार्पेल्स जो हैं, वो दलों के अंदर या पेटल्स के अंदर क्या होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं या बंद होते हैं। ठीक है, और इस तरह की कंडीशन को क्या बोल देते हैं, निम्नलिखित परागण या क्लिस्टोगैमी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा क्या होगा, 99.9% स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं उनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो उसके पश्चात क्या होता है भाई, कीलक का निर्माण होता है। ठीक है, कीलक क्या है अभी, एक ऐसी स्ट्रक्चर है या एक ऐसी संरचना है, ठीक है, जो क्या करती है, अंडाशय को धारण किए रहती है या ओवरी को धारण किए रहती है। ठीक है, जो अंडाशय के नीचे का व्रंत होता है यानी जो ओवरी के नीचे का जो स्टॉक होता है वो क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है या लंबा हो जाता है, और लंबा होकर क्या बनाता है अभी, कीलक बनाता है। ठीक है, कीलक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। अब कीलक बन गया, ये काफ़ी लंबी संरचना है, और ये कहाँ जाएगा अभी, सॉइल के अंदर एंटर कर जाएगा, मृदा में प्रवेश कर जाएगा, और इसके शीर्ष पर या इसके एपेक्स पर जो अंडाशय है या ओवरी है वो भी क्या हो जाएगी, सॉइल के अंदर या मृदा के अंदर एंटर कर जाएगी। ठीक है, और मृदा के अंदर ही क्या होगा, फल का निर्माण होगा या फ्रूट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और इस तरह के जो फ्रूट्स हैं, ठीक है, जो कहाँ पे बन रहे हैं, जमीन के अंदर बन रहे हैं, ठीक है, ग्राउंड के नीचे बन रहे हैं,
ऐसे फ्रूट्स को क्या बोल देते हैं हम लोग? जियोकार्पिक फ्रूट्स या भूमि फलनी फल बोल देते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा जो मूंगफली है वो हमें कहाँ से निकालनी पड़ती है? ज़मीन से निकालनी पड़ती है। मूंगफली के फ्रूट्स कभी भी आपको पौधे के ऊपर यानी एरियल पार्ट्स में लगे हुए दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जो अंडाशय है या ओवरी जो है वो फर्टिलाइजेशन के पश्चात, निषेचन के पश्चात जमीन के अंदर चला जाता है, अंडरग्राउंड हो जाता है और वहीं पर जाकर ही फल का निर्माण करता है या फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फ्रूट्स हैं वो जियोकार्पिक फ्रूट्स या भूमि फलनी फल जो है वो कहलाते हैं। तो इसीलिए जो मूंगफली का पौधा है या ग्राउंडनट का जो प्लांट है उसमें जो फ्लावर्स हैं या पुष्प हैं वो कहाँ लगते हैं? पौधे के जमीन के पास वाली पत्तियों के कक्ष में। ठीक है, जो प्लांट है उसके जो धरातल के या लैंड के क्लोज जो लीव्स होती हैं उनके एक्सिस में या उनके कक्ष में क्या विकसित होते हैं? फ्लावर्स या पुष्प विकसित होते हैं। ठीक है, ताकि वो आसानी से ज़मीन के अंदर जा सकें और वहाँ पे जाके फ्रूट्स या फल का निर्माण कर सकें। ठीक है, चलिए अब फ्रूट या फल की बात कर लेते हैं। तो इसका जो फल है वो क्या कहलाता है? अभी पॉड या लेग्यूम कहलाता है। ठीक है, तो लेग्यूमिनेसी कुल के जितने भी मेंबर्स हैं, लेग्यूमिनेसी जो फैमिली है उसके जितने भी प्लांट्स आप लोग पढ़ोगे उन सब में किस टाइप का फ्रूट होगा? पॉड या लेग्यूम टाइप का फ्रूट जो है वो पाया जाता है। ठीक है, तो मूंगफली में भी ऐसा ही है। और इसके अंदर कितने ग्रेन्स होते हैं? अभी कितने दाने होते हैं या कितने सीड्स होते हैं? 2 से 3 सीड्स जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी तो ये थी फ्लोरल बायोलॉजी या पुष्पीय बायोलॉजी ग्राउंडनट या मूंगफली। उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रजनन उद्देश्यों की या इसके ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव्स की। तो हम लोग ग्राउंडनट या मूंगफली की फसल जो है उसके अंदर जो प्रजनन विधियों का उपयोग करते हैं वो किन किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करते हैं? तो सबसे पहला क्या है अभी? हायर यील्ड या अधिक उपज। ठीक है, तो मूंगफली की जो फसल है या जो ग्राउंडनट की क्रॉप है उसके अंदर जो यील्ड है या उपज है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कई कारकों के द्वारा निर्धारित की जाती है। जैसे सबसे पहला आपको दिख रहा होगा प्रति पौधा पॉड्स की संख्या, नंबर ऑफ पॉड्स पर प्लांट, है ना। एक पौधे के ऊपर जितने ज़्यादा संख्या में पॉड्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उपज आएगी। दूसरा है प्रति पॉड बीजों की संख्या। ठीक है, यानी पर पॉड नंबर ऑफ सीड्स। तो सीड्स की संख्या कितनी होती है? 2 से 3 होती है। अगर सभी पॉड्स 3 सीड्स वाले 3 सीड्स वाले होंगे या 3 बीजों वाले होंगे तो उपज जो है वो बढ़ जाती है, ज़्यादा आती है। ठीक है, उसके बाद है पॉड का आकार या साइज ऑफ पॉड। पॉड का जो साइज़ है जितना बड़ा होगा उतना ही उसके अंदर जो सीड है ना, या बीज है उसका आकार ज़्यादा बड़ा होगा, उपज ज़्यादा आएगी। दूसरा बीज का आकार या साइज ऑफ सीड। तो अभी मैंने आपको बताया अगर सीड का साइज बड़ा है, ठीक है, तो उपज या जो यील्ड है वो ज़्यादा आएगी। इसके बाद है छिलका रहित प्रतिशत या शेलिंग परसेंटेज। शेलिंग क्या होती है? अभी जब हम मूंगफली का जो मेन प्रोडक्ट है हमारे लिए क्या होता है? वो उसके सीड्स होते हैं या उसके बीज होते हैं। ठीक है, लेकिन बीज के ऊपर क्या होता है? छिलका होता है। तो छिलके को हटा देने पर, ठीक है, छिलके को अपने निकाल दें, ठीक है, उसके बाद हमारे पास कितना प्रतिशत बचेगा वो क्या कहलाता है? अभी शेलिंग परसेंटेज कहलाता है या छिलका रहित प्रतिशत कहलाता है। तो जितना ज़्यादा शेलिंग परसेंटेज आएगा उतनी ही ज़्यादा उपज या यील्ड जो है वो मूंगफली में हमें प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये है सबसे पहला उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव। उसके बाद दूसरा आता है भाई शीघ्र परिपक्वन या अर्ली मैचुरेशन। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं या ऐसी डिजीज़ हैं जो लेट सीजन में मूंगफली की फसल को या ग्राउंडनट की क्रॉप को इफेक्ट कर सकती हैं। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे? भी शीघ्र पकने वाली जो किस्में हैं या अर्ली मैचुरेशन जो वैरायटीज़ हैं वो हमें ग्राउंडनट के अंदर या मूंगफली के अंदर विकसित करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट आता है पादप प्रारूप या प्लांट टाइप। ठीक है, तो प्लांट जो है वो जितना ज़्यादा स्प्रेडिंग टाइप का होगा, है ना, जितना ज़्यादा फैलाव होगा पौधे का उतने ही ज़्यादा संख्या में उसके ऊपर फ्लावर्स, है ना, पुष्प और फल जो है यानी कि जो फ्रूट्स हैं वो लगेंगे। ठीक है, और उतनी ही ज़्यादा उपज जो है वो हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो हमें इस प्रकार के पादप प्रारूप या प्लांट टाइप्स बनाने हैं जो ज़्यादा स्प्रेडिंग टाइप के हों, है ना, ज़्यादा ब्रांचिंग हो, उनके अंदर ज़्यादा शाखाएं उपस्थित हों।
उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है इंक्रीज डोरमेंसी, प्रसुप्ति को बढ़ाना। ठीक है, तो मूंगफली में या जो ग्राउंडनट की क्रॉप है उसमें एक प्रॉब्लम होती है कि इसके जो बीज हैं उनकी डोरमेंसी बहुत कम होती है, उनकी प्रसुप्ति अवस्था बहुत कम होती है। ठीक है, डोरमेंसी क्या होती है? अभी जो बीज है उसमें जो भ्रूण है वो कितने लंबे समय तक, है ना, कितने लॉन्ग टाइम तक निष्क्रिय अवस्था के अंदर या इनएक्टिव स्टेट के अंदर रह सकता है। जितना ज़्यादा समय तक रहेगा उतनी ही ज़्यादा उसकी क्या होगी? डोरमेंसी या प्रसुप्ति होगी। ठीक है, तो हमें मूंगफली के अंदर या ग्राउंडनट के अंदर ऐसी किस्में या ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करनी होंगी जिनका जो डोरमेंसी पीरियड है वो ज़्यादा हो, प्रसुप्ति अवस्था उनकी ज़्यादा लंबी हो, जिससे हम ज़्यादा लंबे समय तक या लॉन्ग टाइम तक जो ग्राउंडनट सीड्स हैं या जो मूंगफली के बीज हैं उनको संग्रहित कर सकें या स्टोर कर सकें। ठीक है, तो ये भी एक उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव रहता है अभी। उसके बाद है रोग रोधिता या डिजीज़ रेजिस्टेंस। तो मूंगफली की फसल के अंदर या जो ग्राउंडनट की क्रॉप है उसमें बहुत सारे डिजीज़ या रोग जो है वो उत्पन्न होते हैं, जिससे जो ग्राउंडनट की क्वालिटी है या गुणवत्ता है वो कम हो जाती है, जो उपज है, यील्ड है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें रोग रोधी किस्में जो हैं यानी कि डिजीज़ रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो हैं वो डेवलप करनी होगी। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे रोग हैं या कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं जिनके अगेंस्ट हमें रेजिस्टेंट वेराइटीज़ डेवलप करनी होगी। तो सबसे पहला आप लोग देख रहे हो लीफ स्पॉट, या इसको बोल देते हैं टिक्का डिजीज़ ऑफ ग्राउंडनट। दूसरा है रस्ट, उसके बाद बिल्ट, रूट रॉट एंड मोज़ेक। ठीक है, तो ये 5 मुख्य रोग हैं या डिजीज़ हैं जो ग्राउंडनट या मूंगफली की फसल में देखने को मिलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है अभी कीट रोधिता या इंसेक्ट रेजिस्टेंस। तो बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं या कीट हैं जो ग्राउंडनट क्रॉप को या मूंगफली की फसल को डैमेज करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है? अभी गुणवत्ता और उपज यानी क्वालिटी एंड यील्ड जो है वो प्रभावित होते हैं या इफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? अभी इन इंसेक्ट्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ जो हैं वो डेवलप करनी पड़ेंगी, या इन कीटों के अगेंस्ट हमें रोधी जो किस्में हैं वो विकसित करनी होंगी। ये भी हमारा उद्देश्य जो है वो रहता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से कीट या इंसेक्ट जो हैं वो मूंगफली की फसल को या ग्राउंडनट की क्रॉप को इफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला आपको दिख रहा होगा लीफ माइनर। ठीक है, रेड हेयरी कैटरपिलर, बिहर हेयरी कैटरपिलर। ठीक है, स्टेम बोरर, उसी तरह से है पॉड सकिंग बग, एफिड्स, टर्माइट्स, जैसिड्स, थ्रिप्स। ठीक है, तो इन इंसेक्ट्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये इंसेक्ट्स जो हैं वो डैमेज करते हैं ग्राउंडनट क्रॉप को या मूंगफली की फसल को। उसके बाद नेक्स्ट आता है भी ठंड व सूखा रोधिता, कोल्ड एंड ड्रॉट रेजिस्टेंस। जो कोल्ड है उसका या ठंड जो है, अगर मान लीजिए टेम्परेचर बहुत कम हो गया तो उसका उपज के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जो प्लांट है उसकी जो ग्रोथ है या वृद्धि है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से उपज में कमी आ जाती है। तो हमें कोल्ड टॉलरेंट या ठंड या शीत सहिष्णु किस्में जो है या कोल्ड टॉलरेंट वेराइटीज़ जो है वो डेवलप करनी होंगी। तो ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। इसके अलावा सूखा रोधिता जो है ड्रॉट रेजिस्टेंस। ठीक है, ड्रॉट का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए किसी वजह से हमने मूंगफली की फसल को या ग्राउंडनट क्रॉप को इरिगेशन नहीं दिया, ठीक है, किसी भी वजह से अगर एक इरिगेशन स्किप हो गया है ना, तो होगा क्या? अभी जो उपज है वो उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाएगी, यील्ड कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें ड्रॉट टॉलरेंट वेराइटीज़ या ड्रॉट रेजिस्टेंस वेराइटीज़ जो हैं, सूखा रोधी जो किस्में हैं, वो मूंगफली या ग्राउंडनट क्रॉप के अंदर डेवलप करनी होगी। ठीक है, तो ये भी हमारा एक उद्देश्य रहता है। कुछ अन्य उद्देश्य जो हैं, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो भी रहते हैं, जैसे फ्रेग्रेंस या सुगंध जो है ना, जो मूंगफली का तेल है या ग्राउंडनट ऑयल है उसमें फ्रेग्रेंस को बढ़ाना जो है वो हमारा एक उद्देश्य रहता है, उसमें उसको सुगंधित बनाना भी एक उद्देश्य रहता है। इसके अलावा जो गुणवत्ता है तेल की, ठीक है, उसको भी बढ़ाने के प्रयास जो हैं वो हम लोग कर सकते हैं। प्रोटीन अंश, प्रोटीन का जो कंटेंट है, बीजों में जो प्रोटीन की मात्रा है उसको अगर हम बढ़ा दें तो गुणवत्ता जो है या क्वालिटी जो है वो अपने आप ही बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य रहता है। इसके अलावा तेल की मात्रा को बढ़ाना। ठीक है, हमें पता है मूंगफली के बीजों से हमें तेल मिलता है ना, जो ग्राउंडनट सीड्स हैं उनसे हमें ऑयल ऑब्टेन होता है। ऑयल का जो कंटेंट है या मात्रा है
इसको बढ़ाने का हमारा एक ऑब्जेक्टिव रहता है या उद्देश्य रहता है। जो जंगली जातियां हैं या जो वाइल्ड स्पीसीज होती हैं उनमें तेल कितने प्रतिशत होता है अभी बीजों के अंदर? 40 से 45%, ठीक है, 40 to 45%। लेकिन जो मूंगफली की या ग्राउंडनट की कृषि जातियां हैं यानी कल्टीवेटेड स्पीसीज जो हैं, इनमें ऑयल का परसेंटेज या जो तेल की मात्रा है वो कितनी रहती है? 55 से 60% रहती है, यानी 55 to 60% रहता है, यानी कि ज़्यादा है। तो जंगली जातियों की तुलना में यानी वाइल्ड स्पीसीज़ के कंपैरिजन में जो कृषि जातियां हैं या कल्टीवेटेड स्पीसीज़ हैं उनमें ज़्यादा मात्रा के अंदर या ज़्यादा प्रतिशत के अंदर जो ऑयल है या तेल है वो उपस्थित होता है, ठीक है। इसको और ज़्यादा बढ़ाने के प्रयास जो है वो हम लोग कर सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। तो ये थे अभी ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य प्रजनन के। उसके बाद लास्ट हम लोग करेंगे इसके अंदर प्रजनन विधियाँ, या इसको बोल देते हैं ब्रीडिंग मेथड्स। तो हम लोग कौन कौन सी प्रजनन विधियों का या ब्रीडिंग मेथड्स का उपयोग जो है वो ग्राउंडनट क्रॉप के अंदर या मूंगफली की फसल में कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपको दिख रहा होगा यहाँ पे इंट्रोडक्शन या पुरस्थापन। तो ब्राज़ील से एक किस्म का पुरस्थापन किया गया है, ब्राज़ील से एक वैरायटी जो है ग्राउंडनट की उसका इंट्रोडक्शन किया गया है, ठीक है, इंडिया के अंदर या भारत के अंदर। लेकिन ये जो किस्म, ये जो वैरायटी थी जिसका पुरस्थापन या इंट्रोडक्शन किया गया था, ये इंडियन क्लाइमेट के अंदर या भारतीय जलवायु के अंदर उपयुक्त नहीं थी, ठीक है, मतलब उपज जो थी वो बहुत कम थी। फिर हमने क्या किया, अभी इसमें वर्ण किया है ना, या इसमें सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन के द्वारा हमने इसमें एक नई किस्म जो थी वो विकसित की, और उस किस्म का नाम क्या है अभी? RSB 87, ठीक है, इस वैरायटी का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो इस नई किस्म का विकास हमने किया वर्ण के द्वारा या सिलेक्शन के द्वारा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पुरस्थापन है या इंट्रोडक्शन है ये किस टाइप का है? सेकेंडरी इंट्रोडक्शन है या द्वितीयक पुरस्थापन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है, ये सबसे पहली मेथड है। दूसरी मेथड की हम लोग बात करते हैं शुद्ध वंशक्रम वर्ण या प्योर लाइन सिलेक्शन। तो प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा कुछ वेराइटीज़ या किस्में जो हैं वो ग्राउंडनट में डेवलप की गई हैं। तो इसमें दो किस्में तो ये हैं MH1 and 2, और ये कुछ वेराइटीज़ हैं TMV के नाम से हैं, TMV 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 and 11, ठीक है। तो ये कुछ वेराइटीज़ हैं, और नीचे दो वेराइटीज़ और दे रखी हैं, चंद्रा एंड ज्योति। इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। अभी इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चंद्रा किस्म है ये कौन सी फसल की है, या जो ज्योति किस्म है ये कौन सी फसल की है। तो ये विशेष नाम है, इनको ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरी मेथड आती है अभी एकल संकर संकरण या सिंगल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन। तो इसके द्वारा कुछ वेराइटीज़ जो हैं वो डेवलप की गई हैं, जैसे M के नाम से दो वेराइटीज़ हैं, M37 एंड M197, ठीक है। और TG के नाम से कुछ वेराइटीज़ डेवलप की गई हैं, TG 13, 14, 15, 16, 18 एंड 19, ठीक है। तो ये कुछ वेराइटीज़ हैं जो सिंगल क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा या एकल संकर संकरण के द्वारा विकसित की गई। उसके बाद नेक्स्ट मेथड इसके अंदर आती है दूरस्थ संकरण, या इसको बोल देते हैं डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन, यानी अलग अलग जातियों के अंदर संकरण करवाना। तो हम लोग ये जो संकरण है अलग अलग जातियों के मध्य, यानी कृष्य जाति का हम लोग किसी दूसरी कृष्य जाति से, कल्टीवेटेड स्पीसीज का किसी दूसरी कल्टीवेटेड स्पीसीज से हम लोग क्रॉस करवा सकते हैं, या फिर हम लोग कृष्य जाति का जंगली जाति से क्रॉस करवा सकते हैं, कल्टीवेटेड स्पीसीज का किसके साथ? वाइल्ड स्पीसीज के साथ क्रॉस करवा सकते हैं। तो ये जो क्रॉस है वो क्या कहलाता है? डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन या दूरस्थ संकरण कहलाता है। तो ऐसा जो संकरण है या हाइब्रिडाइजेशन है वो हम लोग किस उद्देश्य के लिए करते हैं मूंगफली के अंदर या ग्राउंडनट के अंदर? तो ये करते हैं अभी रोग रोधिता व कीट रोधिता के लिए, यानी डिजीज रेजिस्टेंस एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि जो रोग रोधिता व कीट रोधिता के लिए जो जीन्स होते हैं, ठीक है, डिजीज रेजिस्टेंट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए जो जीन्स होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? वाइल्ड प्लांट्स के अंदर या जंगली जातियों के अंदर उपस्थित होते हैं। तो उन जंगली जातियों से हम लोग इन जीनों को कृष्य जातियों के अंदर या कल्टीवेटेड स्पीसीज के अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो हम लोग दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है। अंतराजातीय संकरण, यानी दो जातियों के मध्य जो संकरण हम लोग करवाते हैं, तो वो हम लोग इसलिए करवाते हैं, अभी मैंने आपको बता ही दिया, जंगली जाति से यानी वाइल्ड स्पीसीज से जो रोगरोधी जीन है, ठीक है, यानी जो डिजीज रेजिस्टेंट जीन है उसको कृष्य जाति में या कल्टीवेटेड स्पीसीज में ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग अंतराजातीय संकरण जो है वो करवाते हैं, ठीक है। तो
ये है ब्रीडिंग मेथड, एक दूरस्थ संकरण या डिस्टेंट हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद लास्ट मेथड जो है ग्राउंडनट क्रॉप के अंदर या मूंगफली की फसल में आती है उत्परिवर्तन प्रजनन, या इसको बोल देते हैं म्यूटेशन ब्रीडिंग। तो म्यूटेशन ब्रीडिंग या उत्परिवर्तन प्रजनन में हम लोग म्यूटाजेंस का उपयोग करते हैं, है ना, अलग अलग केमिकल्स का उपयोग करते हैं या फिर गामा रेज का उपयोग करते हैं, जिनके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, उत्परिवर्तन उत्पन्न करते हैं जो पुरानी किस्में होती हैं या ओल्ड वेराइटीज़ होती हैं, और फिर उसमें से नई किस्में या न्यू वेराइटीज़ को डेवलप किया जाता है। तो इसके अंदर कुछ वेराइटीज़ के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। बीपी के नाम से दो वेराइटीज़ हैं, BP1 एंड BP2, और टीजी के नाम से हैं कुछ वेराइटीज़, TG1, 3, 4 एंड 7। तो इन किस्मों के नाम जो है वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।